हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाले क्लास 12 की हिस्ट्री का भाग 2 का लेसन नंबर 5, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ। ठीक है, जो हमारा चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन था वो हमने लेक्चर नंबर 1 में कर लिया। मैं आप लोग बता दूं, आज का जो ये हमारा वीडियो होने वाला है ये लेक्चर 2 होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 यानी लेक्चर 1 जो था हमने कंप्लीट कर लिया। तो उसमें कई सारे टॉपिक को हमने रीड कर लिया। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर हमने सारी चीजों को बहुत अच्छे से बारीकी से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। लेकिन आप लोग बता दो फुली नोट्स होने वाले, तो प्लीज कॉपी पेन लेके बैठे। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि आप लोग के लिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। तो ज्यादा फार हम ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो भी स्टूडेंट्स लेसन नंबर 1 यानी कि लेक्चर नंबर 1 देख के आए हैं, उन लोगों को पता होगा कि हमने उस वीडियो में यानी कि लेक्चर 1 में यहां तक के सारे टॉपिक्स को रीड कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, कई सारे टॉपिक थे जो कि ये सारे टॉपिक जो हमने लेक्चर नंबर 1 में रीड कर लिया है, बहुत सारे टॉपिक। ठीक है, चैप्टर काफी बड़ा होने में हमने क्या किया था, पार्ट 2 में भी डिवाइड किया था। तो पार्ट 2 यानी कि आज की वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला वो रहने वाला है बर्नियर तथा अविकसित पूर्व। ठीक है, बर्नियर कौन था? हमारा फ्रांसवा बर्नियर, जो फ्रांस से आया हुआ था। ठीक है, इन्होंने अपनी यात्रा में अविकसित पूर्व यानी कि जो पूर्व की तुलना करता है वो अविकसित रूप से भारत की तुलना करता है अविकसित था, यानी कि अभी विकास कर रहा था वो। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, बर्नियर ने भारत में जो भी देखा हुआ है उसकी तुलना विशेष रूप से यूरोप के फ्रांस में फैली हुई परंपराओं से तथा परिस्थितियों से करता था। यानी कि जो बर्नियर था उसने अपने भारत में, यहाँ भारत में जब वो आया था तो वो जो कुछ भी देखता था ना उसको अपने कॉपी में लिखता था, अपने नोटबुक में लिखता था, वृत्तांत में लिखता था। उसके लिखने के बाद क्या करता था, वो यूरोप के फ्रांस में फैली हुई यानी यूरोप के फ्रांस में फैली हुई जो भी परंपराएं थी, उसके जो भी स्थिति परिस्थिति थी, उनके बारे में वो अच्छे से उनका क्या करता था, विश्लेषण करता था, तुलना करता था वहां से और यहाँ की। इतना क्लियर है? ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर कहता था कि भारत की स्थिति दैन्य है। फ्रांसवा बर्नियर ये कहता था कि भारत की जो स्थिति है वो दैन्य है। इसका विचार था कि नीति निर्माता यानी कि राजा महाराजा मंत्री वगैरह थे, उनका नीति निर्माता को सीधा बुद्धिजीवी जो वर्ग था यानी जो साइंटिस्ट वगैरह वर्ग था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था। क्या करने का था? प्रभावित करने का था, ताकि वो लोग भी आए और वो जो है अपने इसमें योगदान दे, अपने देश की, अपनी यहाँ की बढ़ोतरी करे। यानी कि लोग यहाँ पे क्या करें, अपना एक अच्छा शासन चलाए, अच्छा प्रचलन को शासन में लेके आए। जैसे यहाँ पे अविकसित था तो उसको क्या कर रहा है वो, मतलब दैन्य कह करके बताना चाहता है कि लोगों को शर्म आए, वो लाजम आए, क्या करे, इसको बेहतर करे। ठीक है, बस इतना जान सकते, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि वह ऐसे निर्णय ले ताकि जनता का हित हो। ताकि वह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जनता का हित हो। देखो, जब हम किसी चीज के बारे में बुरा बोले तभी तो वो सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ यार बुरा तो है, तो क्या करेगा, सही करेगा। तो उससे क्या होगा, उसका तो भला होगा, साथ साथ ही उसके साथ रिलेटेड जो लोग हैं वहां निवास करें उनका भी भला होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है, फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया। जो फ्रांसवा बर्नियर था उसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम क्या था, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। क्या नाम था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इसमें फ्रांसवा बर्नियर ने गहन परीक्षण, यानी बहुत गहरी तरह से परीक्षण किया है और बहुत गहनता से इसका चिंतन भी किया है, बहुत ही गहनता से सोच विचार करके अपनी बातों को मत के अनुसार, मतलब वाद विवाद करते हुए सारी चीजों के उत्तर इसने दिया है। उन्होंने अपने वृत्तांत में भारत और पश्चिम देशों में कि जो फ्रांसवा बर्नियर थे उन्होंने भारत में अपने वृत्तांत में क्या किया, भारत और पश्चिमी देशों की क्या की है, तुलना की है और भारत को निम्न कोटि का बताया, निचले दैन्य स्थिति का बताया है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, भूमि स्वामित्व पर प्रश्न। ठीक है, क्या था, भूमि स्वामित्व पर प्रश्न। बर्नियर के मत अनुसार भारत तथा यूरोप के मध्य मूलभूत विभिन्नताएं थी। यानी बर्नियर का कहना है कि बर्नियर के अनुसार बात करें कि यहां पर क्या था, भारत और जो यूरोप था ना इसके बीच में क्या था, बहुत सारी मूलभूत विभिन्नताएं थी। भारत में निजी भूमि स्वामित्व की कमी थी। भारत में क्या थी, निजी भूमि स्वामित्व, यानी भूमि का एक स्वामी जो होता है, निजी भूमि स्वामित्व की क्या थी, कमी थी, यानी निजी भूमि वाले लोग यहाँ पे कम थे। ठीक है, भूमि का राज्य यानी कि शासक का स्वामित्व होता था। यानी भूमि पर क्या होता है, राज्य का स्वामित्व होने से जनता तथा राज्य दोनों के लिए खतरा हानिकारक था। यानी कि क्या था, जो यहाँ पे बर्नियर ये मत देते हैं कि यूरोप के मध्य मुकाबले में जो भारत था यहाँ पर मूलभूत विभिन्नताएं थी। विभिन्नताएं क्या थी, यहाँ पे जो स्वामित्व यानी निजी स्वामित्व भूमि थी उसकी मात्रा क्या थी, कम थी। ठीक है, और भूमि पर राज्य यानी कि भूमि का किसका अधिकार होता है, राज्य का, शासक का अधिकार होता है। जब शासक का अधिकार था तो लोगों, जनता जो थी, जनता के लिए तब राज्य के लिए यानी आगे शहर के लिए, नगर के लिए भी क्या था, ये हानिकारक सिद्ध हो रहा था। कैसे सिद्ध हो रहा था वो देख लेते हैं। उसने यह प्रतीत किया कि मुगल साम्राज्य में शामिल
मुगल साम्राज्य में शासन ही संपूर्ण भूमि का स्वामी था। यानी उनने उसने जो फ्रांसवा बर्नियर था वो ये महसूस करता है कि जो मुगल साम्राज्य है ना, यहाँ पे जो भूमि का जो एकमात्र स्वामी है वो कौन है, यहाँ का शासक है, जो इसे अपने अमीरों के बीच में वितरित या बांट देता है। इतना क्लियर है, ठीक है। भूधारक यानी जो भूमि जो रखते हैं, जो भूमि के ऊपर फसल वगैरह करते हैं, यानी किसान, ठीक है। भूधारक किसान अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते। जब किसानों की खुद भूमि नहीं तो अपने बच्चों को कैसे देंगे, है कि नहीं है, ठीक है। इसलिए वह उत्पादन के स्तर को बनाए रखने, यानी उत्पादन के स्तर को बनाए रखने, ऐसे ऐसे जैसे होता है दिन प्रतिदिन मिट्टी की क्षमता घटती जा रही है तो क्या होता है कि उत्पादन स्तर जो कम होता जाता है, तो उसको बनाए रखने के लिए उन्होंने, उनके मन में कोई भी रुचि नहीं थी। प्लस पॉइंट एक ये भी था हमारे आता है कि उन लोगों ने अपने फसल को बढ़ाने के लिए, बढ़ोतरी के लिए कोई भी दूरगामी सोच नहीं रखी थी। वो निवेश के प्रति क्या थे, उदासीन थे, निवेश नहीं करना चाहते थे। इसका भी एक कारण था। इसका कारण क्या था कि जो जमीन थी वो किसकी हुआ करती थी, शासक की हुआ करती थी, ठीक है। एक मतलब मान लो एक केंद्र है, मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। मान लो एक केंद्र है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी भूमि है, तो इसकी भूमि का पूरा स्वामित्व कौन होगा, एक शासक होगा। तो शासक क्या करता था, इन सभी से कर वसूला करता था, ठीक है। और खेती कौन करते, किसान करते थे। अब एक बात बताओ, जब उसकी 10 रुपए का प्रॉफिट होता, 8 रुपए शासक ले जाता था, तो इसमें किसान जो है वो भूखा मर जाता था। वो क्या करता था, अपना घर परिवार कैसे चलाएगा, प्लस आगे की फसल कैसे बोएगा। तो इसलिए वो क्या करते थे, इसके अपने निवेश के प्रति क्या थे, उदासीन थे, वो पैसा नहीं लगाना चाहते थे। इससे कृषि का विनाश होता चला जा रहा था। इससे क्या होता है, कृषि का विनाश दिन प्रतिदिन होता जा रहा था। उस समय किसानों का शोषण किया जाता था। उस टाइम पे क्या था, किसानों का शोषण किया जाता था। ऐसे कौन बता रहे हैं, फ्रांसवा बर्नियर बता रहे हैं। समाज में बहुत से वर्गों का जीवन स्तर अच्छा नहीं था। समाज में बहुत से लोगों का जीवन स्तर अच्छा नहीं था, सिवाय शासक वर्ग के। सिवाय किसके, शासक वर्ग के। जो शासक वर्ग था, जो शासन करता था, जो अमीर वर्ग था, उसी की स्थिति बेहतर थी, बाकी की बेहतर नहीं थी, ठीक है। बर्नियर ने कहा एक ऐसा अमीर वर्ग है जो कि अल्पसंख्यक है। बर्नियर ये कहते हैं कि एक ऐसा अमीर वर्ग है जो कि क्या है, कम संख्या में अल्पसंख्यक है, जिसने गरीबों को अपने अधीन कर रखा है। गरीबों की जो मात्रा है वो ज्यादा है वो अमीरों के मुकाबले, लेकिन फिर भी क्या कर रखा है, गरीबों की जो संख्या है उसी को वो किसके अधीन है, अमीरों के अधीन है, ठीक है। गुलाम बना रखा है एक तरह से आप कह सकते हो। बर्नियर ने यह भी कहा कि यहाँ या तो अमीर लोग है जैसे राजा या फिर मंत्री, या फिर बहुत गरीब लोग जैसे किसान और मजदूर, ठीक है। यानी कि यहाँ मिडिल क्लास वाला तो मसला था ही नहीं, ठीक है। बर्नियर ये बताते हैं कि यहाँ पे या तो बहुत अमीर लोग जैसे हमारे भूस्वामित्व हो गए, शासक हो गए, राजा हो गए, मंत्री हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या था, फिर या तो अगर गरीब लोग तो बहुत गरीब लोग, कौन कौन, किसान आ गया, मजदूर आ गया, ठीक है। यानी मध्य यानी मिडिल क्लास के लोग है ही नहीं, ठीक है। बर्नियर के अनुसार भारत में मध्य स्थिति, वही मिडिल क्लास के लोग नहीं थे। उसने कहा कि राजा भिखारी गरीबों का लोगों का था। यानी कि जो राजा था, बर्नियर कहता है कि जो राजा था ना वो भिखारी गरीबों लोगों का राजा था। किसका था, भिखारी गरीब लोगों का राजा था। कौन, राजा, ठीक है। नगरों को देखते हुए कहा जा सकता है कि नगर खराब है। यानी नगरों को देखते हुए कहा जा सकता है कि नगर की स्थिति क्या है, खराब है। खेत वगैरह जो दूषित है, खेत झाड़ीदार है, खेत क्या है, झाड़ीदार है, झाड़ियां उगी हुई है और घातक दलदल से भरे हुए हैं। कब कहां कौन घुस जाए पता भी नहीं चलेगा, कि नहीं है, घातकदार दलदल से फिल है। इसका सिर्फ एक कारण है, राज के भूस्वामित्व यानी राजा का शासन। इसका एकमात्र कारण क्या था, राजा का शासन, राजा का आधिपत्य उस जमीन पर, यानी भूस्वामित्व पर, सिवाय शासक के शासन। इतना क्लियर है, ठीक है। हैरानी की बात तो यह थी कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह नहीं बताता है कि मुगल भूमि का एकमात्र स्वामी कौन था, राजा हुआ करता था या फिर शासक हुआ करता था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यही है। इन सभी विवरणों ने 18वीं शताब्दी में पश्चिमी विचारकों को काफी प्रभावित किया। इन सभी विचारों ने क्या किया, जो 18वीं शताब्दी के जो पश्चिमी जो विचारक थे ना, उन लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित किया बर्नियर के वृतांत ने। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। समाज के शिल्पकारों के पास अपने उत्पादन को बढ़ाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था। क्यों नहीं था, वही वजह थी, जो भी प्रॉफिट होता मतलब आधे से ज्यादा 3 गुना पैसा शासक ले लिया करते थे, तो उसके पास बचेगा क्या, तो क्यों लगाएगा पैसा फालतू में, अपने काम को क्यों बढ़ाने की सोचेगा, है कि नहीं है। क्योंकि सभी मुनाफे का अधिग्रहण कौन कर लिया, राज्य के द्वारा या राजा के द्वारा कर लिया जाता था। इन सभी कारणों की वजह से उत्पादन का पतन होता जा रहा था। इन सभी कारणों से क्या होता, उत्पादन का पतन होते जा रहा था धीरे धीरे।
भारत के अंदर भिन्न भिन्न देशों से बहुमूल्य वस्तुएं मंगाई जा रही थी, यानी भारत के अंदर क्या अलग अलग देशों से बहुमूल्य यानी कीमती बेशकीमती वस्तुएं मंगाई जा रही थी। बर्नियर ने यह बताया कि जनसंख्या का 15% भाग नगरों में रहता था। बर्नियर ये वृत्तांत बताते हैं कि जो 15% जो भाग था जनसंख्या का वो कहाँ रहता था, नगरों में रहा करता था, तथा भारत की आबादी यूरोप के अनुसार अधिक थी, यानी भारत की जो आबादी थी शुरू से स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा रही है बाकी देशों के मुकाबले। बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को सीबीर नगर कहकर बुलाया। जो बर्नियर था उसने मुगल कालीन शहरों को क्या कहकर बुलाया, किस नाम से बुलाया, सीबीर नगर कहकर बुलाया। सीबीर नगर वह नगर होता है जिसमें सारी व्यवस्थाएं का देखरेख कौन करता था, राजा क्या करता है, शासक किया करता है। इतना क्लियर है, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि राज के दरबार होने से समाज का विकास होगा, यानी लोगों का ऐसा मानना था या फिर ऐसा कहना था कि जब तक राज के दरबार रहेगा, यानी जब तक राजा का शासन रहेगा, राजतंत्र रहेगा, तभी हमारा क्या है, विकास होगा, अर्थात नहीं होगा। इसके ना रहने पर समाज का नाश हो जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बर्नियर के अनुसार अलग अलग नगर पाए गए थे। बर्नियर के अनुसार क्या था, अलग अलग नगर पाए गए थे, जैसे उत्पादन केंद्र, जैसे क्या था, उत्पादन केंद्र, ठीक है, जहां उत्पादन केंद्र थे वहां पे बस उत्पादन से रिलेटेड लोग रहा करते थे। धार्मिक केंद्र, ठीक है, जहां पे धर्म स्थल थे, जहां वहां पे कुछ काम होता था, तो धार्मिक से रिलेटेड ही काम होगा। तीर्थ स्थल, लोग घूमने वगैरह जाते, तीर्थ यात्रा पे जाते थे, ठीक है। व्यापारिक केंद्र जहां पे होता वहां पे व्यापार से रिलेटेड बाजार वगैरह लगता था, लोग लगाते थे वहां पे। बंदरगाह नगर, यानी बंदरगाह क्या है, जहां पे सामान इंपोर्ट होकर उतरता है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुगल साम्राज्य में व्यापारियों के समूह को महाजन या फिर श्रेणी कहा जाता था। जो मुगल साम्राज्य था इसको क्या कहते थे, जो यहाँ पे जो व्यापारी होते थे ना उनको या तो महाजन कहा जाता था या फिर श्रेणी के नाम से पुकारा जाता था। उनके मुखिया को सेठ कहा जाता है, उनका जो मुखिया होता था ना उसको सेठ कहा जाता, क्या कहता है, सेठ 150 रुपया दे दो, वैसा वाला हाल है कि नहीं है। तो सेठ को क्या कहता था, 150 का सेठ कहा जाता था, किसको, वहां के मुखिया को, जो उसका मुखिया होता था। राजा के पैसों पर आधारित समूह, यानी जो राजा के पैसों पर ही जीवन यापन करते थे, जीते थे, वो कौन कौन से थे, चिकित्सक, डॉक्टर, अध्यापक, शिक्षक, वकील, एडवोकेट जो केस वगैरह लड़ता था, चित्रकार जो चित्रकारी करते थे, वस्तुविद यानी जो वस्तुओं के बारे में ज्ञान रखता था, किसी कोई वस्तु मिली उसका जांच पड़ताल करना शुरू किया, ये इससे बनी है, कब बनी है, ये इसका ये काम होगा, बहुत कीमती है, ये सारी चीजें उसका काम होता था वस्तुविद का। संगीतकार जो संगीत वगैरह करते, सुलेखक, पत्र वगैरह लिखना, जो राजा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे, अपने बातों को पहुंचाने के लिए सुलेखक रखते थे, अपने बारे में लिखवाने के लिए भी लेखक रखते थे। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप लोगों को आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, चाहे वो आपका बर्नियर द्वारा सती प्रथा आ जाए, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा आ जाए, या फिर अल-बिरूनी के द्वारा जाति प्रथा आ जाए, ठीक है। तो अब हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस चैप्टर का रहने वाला, वो है फ्रांसवा बर्नियर द्वारा सती प्रथा, ठीक है। क्या होता है उसको हम बहुत अच्छे से जानेंगे, लेकिन सती मीन्स क्या होता है, सती मीन्स होता है किसी को जिंदा जला देना, चिता के ऊपर बैठा के जला देना, ठीक है। उसका बाद दास प्रथा, दास प्रथा कहते हैं पहले लोग क्या करते थे ना, लोग एक दूसरे को बेचते थे, नौकर जो रखते थे ना वो लोग, ठीक है, नौकर जिसे हम कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, कोई कहते हैं ना भाई पानी लाते, हम क्या कहते हैं, तेरा नौकर लग रही है, जो पानी लेके आऊं, बोल देते हैं ना, तो ऐसा ही होता है। तो दास प्रथा, दासों को बेचा खरीदा गिफ्ट में भी दिया जाता था, वो आगे पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। अल-बिरूनी द्वारा जाति प्रथा, अल-बिरूनी द्वारा क्या कहता है, जाति प्रथा का भी विवाद किया गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले आता है हमारा फ्रांसवा बर्नियर द्वारा सती प्रथा, किसके द्वारा, फ्रांसवा बर्नियर द्वारा सती प्रथा, ठीक है। बर्नियर के वृत्तांत में सती प्रथा के रूप में समाज का सबसे काला चेहरा उजागर किया गया है। बर्नियर के जो वृत्तांत है इसमें सती प्रथा जो प्रथा के रूप में समाज का सबसे बड़ा काला चेहरा जो है, सबसे गंदा जो छवि है ना, उसको दिखाया गया है। सती प्रथा का विवरण संभवतः बर्नियर के वृत्तांत के सबसे मार्मिक विवरणी, रुला देने वाला ने घृणा से मतलब कि घृणा आ जाना, गुस्सा आ जाना, अंदर से एकदम ऐसा करके काट डालो लोगों को, है ना, ऐसा वाला मार्मिक चित्रण किया गया है, यानी दर्दनाक चित्रण किया गया है। आप देखेंगे आखिर ऐसा किया है यार, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो बर्नियर के अनुसार, यहां मैं नहीं बोलूंगा, बर्नियर बोल रहा है, ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी बालिका को सती होते हुए देखा। बर्नियर ये कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी बालिका को सती होते हुए देखा। वह बालिका लाहौर की एक सुंदर अल्पवयस्क थी। वो जो अल्पवयस्क मीन्स क्या होता है, देखो एक तो होता बालिक, होता है नाबालिग। बालिक कौन होता है, 18+, ठीक है, और अल्पवयस्क में कौन आता है, जो कि 10 से 15 के बीच में, वो हमारे अल्पवयस्क में आता है, ठीक है, वो नाबालिग भी नहीं होता है, ठीक है।
ठीक है, बाकी देखेंगे। हाँ, ये उम्र यहाँ पर है उसकी, हाँ 10 से 15 के बीच में है। ठीक है, अल्पवयस्क सुंदर अल्पवयस्क क्या थी? विधवा थी। क्या थी? विधवा थी। पहले बाल विवाह किया जाता था इसलिए विधवा थी, 12 वर्ष की विधवा थी, जिसकी आयु मात्र कितनी थी? 12 वर्ष की थी लगभग में, हम कह सकते हैं। क्लियर इतना? ठीक है। सती नामक भयानक नरक की ओर जाते हुए वे असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। बर्नियर जी ऐसा कहते हैं कि सती नामक भयानक नरक की ओर जाते हुए जो छोटी बच्ची थी ना, वो अपने आप को असहाय मजबूर महसूस कर रही थी। वो अपने जीवित यानी वो जिंदा से ज्यादा मरी हुई प्रतीत हो रही थी, दिखाई पड़ रही थी। ठीक है, किसी जीवित को जिंदा जलाने की प्रथा उसे काफी अमानवीय लगी, यानी बर्नियर जो था उसको बहुत ज्यादा अमानवीय लगी किसी जिंदा को जला देना। ठीक है, वह काफी सोचने के बाद भी ये तय नहीं कर पा रहा था कि आखिर इस 12 वर्ष की लड़की का कसूर क्या है, बच्ची का कसूर क्या है, जिसकी उसे इतनी भयानक सजा दी जा रही है, जिसे क्या है, उसकी इतनी बड़ी भयानक सजा, यानी जिंदा जला दे रहे हैं यार, है ना, बहुत बड़ी सजा हो जाती है ये। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। एक महिला को सती करने के लिए स्वयं महिला ही इसे चिता की ओर ले जा रही है। यानी कि बर्नियर ने यह भी देखा कि एक महिला को सती करने के लिए, एक स्त्री को सती करने के लिए स्वयं स्त्री ही उसकी अगुवाई कर रही है, उसको लेके जा रही है उसकी सती चिता के ऊपर। देखो इसमें क्या होता था ना कि जब पति मर जाता था, पति की जब चिता जलती, अंतिम संस्कार किया था, उसी टाइम पे क्या था, उसके साथ में उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था, है ना। यानी कि हम तो डूबे से, तुमको लेके डूबेंगे, हम तो मरेंगे, तुम्हें भी लेके मरेंगे, ऐसा वाला हाल कर दिया था। ठीक है, देखो इसके साथ उसे यह भी चकित करने वाला लगा कि अपने आप को शिक्षित वाला ब्राह्मण वर्ग इसकी अगुवाई कर रहा था। जो अपने आप को सबसे विद्वान शिक्षक वर्ग कहता है ना, शिक्षित, वो ब्राह्मण वर्ग खुद उसकी अगुवाई कर रहा था, सोचो, है ना। तो ये सबसे ज्यादा उसको चकित करने वाला लगा, किसको? बर्नियर को। उस बच्चे की मनोदशा पर तरस आ रहा था, जिसे ढोल नगाड़े बजाकर खुशियां मनाते हुए जबरदस्ती हाथ पांव बांधकर चिता पर बैठाया जा रहा था, चलती हुई चिता पर बैठाया जा रहा था। सोचो यार कैसा लग रहा होगा। बर्नियर के अनुसार सती प्रथा के इस बदनुमा दृश्य को देखकर मैं अपनी भावनाओं को दबाने और क्रोध को बाहर आने से रोकने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा था। यानी कि इस मनोभाव दृश्य को, इस दृश्य को देखते हुए बर्नियर जो था अपने आप को, अपने क्रोध को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अपने क्रोध को रोकने के लिए वो अपने आप को क्या असमर्थ महसूस कर रहा था। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा। क्या आता है? इब्न बतूता के द्वारा दास प्रथा। इब्न बतूता के वृत्तांत के अनुसार बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे। यानी कि इब्न बतूता ये बताते हैं कि जिस तरीके से खुलेआम बाजारों में क्या फल सब्जी केले वगैरह सब अनाज वगैरह बिकते थे, उसी तरीके से दास भी खुलेआम बिका करते थे और नियमित रूप से उन्हें भेंट स्वरूप भी प्रदान किया जाता था और नियमित रूप से कोई खरीदता था, साथ में उसको भेंट स्वरूप भी दे दिया करते थे। ठीक है, जैसे आज बर्थडे हम गिफ्ट देते हैं ना, उस टाइम पे बोलते ले तू एक दास ले जा, मौज कर, अपना काम करवा, है ना। उसने स्वयं भी कई सम्राटों तक गवर्नरों को भेंट स्वरूप दान दिया था, दास दिए थे। ठीक है, जो हमारा इब्न बतूता का वो क्या था? जिद्दी यात्री, हठीला यात्री कहा जाता, जिसे यात्राओं को शौक था। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे यात्रा करता, तो सम्राट को खुश करने के लिए, मराठों को खुश करने के लिए, गवर्नरों को खुश करने के लिए क्या करता था? दास भेंट में दिया करता था। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त उसने मुल्तान के गवर्नर को भी दास भेंट किए थे। किसने? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने नसीरुद्दीन नामक धर्म प्रदर्शक, यानी धर्म प्रदर्शक होता है धर्म को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक फैलाता है, धर्म प्रदर्शक खुश होकर 200 दास गिफ्ट किए थे या दिए थे। क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इब्न बतूता के अनुसार दासों में काफी विभेद था। यानी इब्न बतूता ये बताते हैं कि दासों में भी क्या थी? भिन्नताएं थी। ठीक है, सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियों को जो संगीत और गायन में निपुण थी, उनकी स्थिति काफी बेहतर हुआ करती थी। यानी इब्न बतूता ये बताते हैं कि दासों में भी क्या थी? क्वालिटीज थी। यानी कि जो सुल्तान की सेवा करती थी, सुल्तान के कार्य में रहती थी, दासियों की सेवा करती थी, जो दासियां थी वो जो रहती थी, जो संगीत में क्या थी? संगीत करती थी, गायन करती थी, नृत्य करती थी, उनमें निपुण थी ना, उन सभी की स्थिति क्या थी? बेहतर थी, क्योंकि वो शासक के करीब रहा करती थी, इसलिए उनकी स्थिति बेहतर थी। सुल्तान अमीरों की गुप्तचरी का निगरानी करने के लिए भी दासियों को नियुक्त करता
था। जो सुल्तान था, जो शासक था, वो क्या करता है, लोग जो अमीर वर्ग है उसकी नियुक्ति, वो क्या कर रहा है, कहीं कुछ नीति तो नहीं बना रहा, कहीं ऐसा नहीं लोगों मेरे प्रति भड़का रहा है, तो इन सभी की जांच पड़ताल के लिए क्या करता था सुल्तान जो था, अमीरों को भी क्या करता था, दास दास जो है गिफ्ट में क्या करता था, उनकी गुप्तगी करवाता था दासियों के द्वारा। ठीक है। अन्य दास जिनकी हालत काफी खराब थी उन्हें श्रम वाले कार्य करने के लिए रखा जाता था। अन्य दास जिनके पास कोई भी कलाएं नहीं थी तो उनकी स्थिति का तो बहुत ज्यादा खराब थी, जिनको क्या काम करना पड़ता, श्रम वाले कार्य करने के लिए रखा जाता था। श्रम करने वाले दासों की कीमत काफी कम होती थी। जो श्रम करने वाले जो काम कार्य दास थे उनकी जो कीमत थी काफी ज्यादा कम हुआ करती थी। सामान्य परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती थी वह एक या दो दास तो रखते ही थे। यानी एक सामान्य परिवार जिसकी स्थिति थोड़ी बेहतर होती थी वो भी एक या दो दास तो रखते ही थे अपने घरों में। इतना क्लियर है? ठीक है। तो हमने अभी दो पढ़ा, बर्नियर द्वारा क्या पढ़ा हमने, बर्नियर द्वारा, उसके बाद इब्न बतूता के द्वारा दास प्रथा पढ़ा। अब हमारा आता है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है, अल बिरूनी द्वारा जाति प्रथा का वर्णन। ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे अल बिरूनी द्वारा जाति प्रथा क्या है। अल बिरूनी के द्वारा जाति प्रथा, फारस जो कि ईरान की जाति व्यवस्था की तुलना करता है, जो अल बिरूनी है वो कह रहा है ईरान की जाति व्यवस्था की तुलना करता है, कहां से, यहां से, इंडिया से। ठीक है। अल बिरूनी ने अपने वृत्तांत में लिखा है कि प्राचीन भारत में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता प्राप्त थी। जो अल बिरूनी है वो ये लिखता है कि प्राचीन भारत में, पुराने भारत में क्या था कि 4 सामाजिक जो वर्ग, सामान्य वर्ग था उसको क्या थी, मान्यता प्राप्त थी, जिसमें क्या था, घुड़सवार वर्ग और शासक वर्ग आते थे, खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक आते थे, कृषक तथा शिल्पकार आते थे, और चौथे में भिक्षु, पुरोहित और चिकित्सक आते थे। ये 4 वर्ग थे जो कि इराक में था। और भारत में क्या था, भारत में 4 वर्ग अलग थे और वहां पे अलग थे। लेकिन देखो ऐसा नहीं कि वर्ग व्यवस्था सिर्फ हमारे भारत में, वर्ग व्यवस्था हर जगह थी, लेकिन जिस तरीके से भारत में यहाँ पे बना रखा था, जिस तरीके से यहाँ पे हमारे ब्राह्मणों ने लोगों के मन में अंधविश्वास फैला दिया था, अपने आप को ऊपर दर्जा दे दिया था, बाकी को नीचे कर दिया था, ऐसा और बाकी कहीं भी नहीं था। आप ये देख सकते हैं इराक का है, जो कि कौन बताता है हमें, अल बिरूनी बताते हैं। अल बिरूनी के अनुसार सामाजिक वर्ग मात्र भारत तक ही सीमित नहीं था। जो अल बिरूनी है ये कहते हैं कि सामाजिक वर्ग था ना, केवल भारत तक ही सीमित नहीं था, ये और भी कई जगहों पे फैला हुआ था। जैसे अलग अलग स्वरूप में, यानी अलग अलग देशों में फैला तो था, प्लस अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूप में था। अल बिरूनी ने यह भी बताया है कि इस्लाम धर्म में सभी लोगों को मान्यता समानता का दर्जा प्राप्त था। यानी कि अल बिरूनी ये भी बताते हैं कि जो इस्लाम धर्म था ना, एकमात्र यही एक ऐसा धर्म था जिसमें सभी को समानता का दर्जा प्राप्त था। लेकिन 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 इसमें भी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। किसमें, धार्मिकता में, धार्मिकता के पालन में। कोई दरगाह पे चद्दर चढ़ाता है, कोई दरगाह पे चद्दर नहीं चढ़ाता था। इसमें धार्मिकता के पालन में हमें क्या देखने को मिलता है, विभेद देखने को मिलता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार करना। क्या आता है, अपवित्रता की मान्यता को, जो ब्राह्मणों द्वारा जो अपवित्रता की मान्यता किया ना, अस्पर्श की मान्यता को, उसको अस्वीकार करना। ठीक है। अल बिरूनी ने जाति प्रथा के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को अस्वीकार किया। यानी कि अल बिरूनी ने क्या किया, जो जाति प्रथा के जो संबंध था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, उसको क्या क्या स्वीकार किया। ठीक है। परंतु अल बिरूनी ने वहीं अपवित्रता यानी अस्पृश्यता को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। जो ब्राह्मणों द्वारा जो अस्पृश्यता बनाया गया था उसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, उसको नहीं माना। क्योंकि अल बिरूनी का यह मानना है, या मत है, वो मत देते हैं कि हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है, हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है, वह पुनः पवित्रता प्राप्त करने के प्रयास करती है। पुनः पवित्रता प्रयास क्या करती है, पवित्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करती है। जैसे सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या करती है, वायु को स्वच्छ करती है। और समुद्र में नमक क्या करता है, उसके जल को स्वच्छ करता है। हमारा समुद्री कोई जीव है वो मर जाता है तो पानी तो गंदा हो जाएगा, तो नमक क्या करता है ना, उसको गलाने का काम करता है, तो उसको गला देता है। ठीक है, एसिड की तरह काम करता है, उसको गला देता है, पानी क्या होगा, शुद्ध हो जाता है। अल बिरूनी के अनुसार जाति प्रथा में सम्मिलित अपवित्रता की अवधारणा संस्कृति प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। यानी अल बिरूनी ये कहते हैं कि यहाँ पे जो जाति प्रथा को जो बनाया गया ना, ये जो अपवित्रता की जो संभावना है या फिर अवधारणा है, ये क्या है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। ठीक है, क्योंकि हम सभी को एक ही ईश्वर ने जानते हैं, तो इसमें इतना विभेद कैसा है कि नहीं, अस्पर्श कैसे। इतना क्लियर है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नियमक संस्कृत ग्रंथों पर आधारित विवरण। यानी जो नियमक जो संस्कृत ग्रंथ है उन पर आधारित क्या विवरण है, उनको देख लेते हैं। ठीक है। जाति प्रथा के विषय में अल बिरूनी का विवरण उसके नियमक संस्कृत ग्रंथ के अध्ययन से पूरी तरह से प्रभावित है। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था, परंतु वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी जितनी अल बिरूनी ने उसे बताया है। हमें पता है एक्चुअल में कितनी कठोर थी और कितनी नहीं थी। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक जो है हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसे जो छुपा ली जाती हैं। ठीक है,
तो इसका ध्यान रखना। फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, जैसा बुक में लिखा है हम वैसा पढ़ते जा रहे हैं। अब जो हमारा आता है वो आता है हमारा वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। ठीक है, अब हम देखें जो अल-बिरूनी है वो वर्ण व्यवस्था का स्वरूप क्या बताते हैं। अल-बिरूनी ने अपने वृत्तांत में सबसे ऊंची जाति के रूप में ब्राह्मणों का प्रतिपादन किया है। सबसे ऊंची जाति के रूप में किसका प्रतिपादन किया, किसको दिखाया है, ब्राह्मणों को दिखाया है, जिनके विषय में हिंदू के ग्रंथ में हमें बताया जाता है। जो ऐसा हमें हिंदू ग्रंथ में बताया जाता है किसके बारे में, ब्राह्मणों के बारे में। ठीक है, ब्राह्मण ब्रह्मदेव के सिर से उत्पन्न हुए हैं। जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मदेव के सिर से उत्पन्न हुए हैं, मस्तिष्क जो है उससे उत्पन्न हुए हैं। और ब्रह्म प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है। जो ब्रह्म है प्रकृति नामक दूसरी शक्ति का ही क्या है, रूप है। और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है। जो सिर है सबसे शरीर का ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मणों का जो पद है सबसे क्या है, ऊंचा स्थान रखा गया था। ठीक है, ये कौन देता है, ये प्रतिपादन जो है संस्कृत ग्रंथ देते हैं और ये ब्राह्मणों द्वारा ही बताए गए हैं। क्लियर है, क्लियर इतना। ठीक है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग है। इसलिए जो ब्राह्मण है वो पूरी प्रजाति का क्या है, चुनिंदा भाग है। इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। इसलिए जो हिंदू धर्म है वो क्या करता है, इसको सबसे उत्तम मानता है। अल-बिरूनी ने वर्ण व्यवस्था में अगली श्रेणी क्षत्रियों की बताई है, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्म की भुजाओं से हुई है या फिर माना जाता है। इनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं था। इनका जो दर्जा था ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं था, क्योंकि ये क्या था, सीधा शोल्डर थे, भुजाएं थे, यानी जो हमारा बाजू होता है, बॉडी बिल्डर है ना, बॉडी वाला, शोल्डर के जस्ट नीचे। अल-बिरूनी ने वर्ण व्यवस्था में अगली श्रेणी वैश्यों की बताई है, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मदेव की जंघाओं से हुई है। जो अल-बिरूनी है वो तीसरी जो उत्पत्ति बताते हैं, किसकी बताते हैं, वैश्यों की बताते हैं, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई थी, ब्रह्मा की जांघ से हुई थी, जंघाओं से हुई थी। ठीक है, अल-बिरूनी ने वर्ण व्यवस्था में सबसे निचला स्थान शूद्रों का माना है। अल-बिरूनी जो है वो सबसे निचला स्थान किसका बताते हैं, शूद्रों का बताते हैं, जिसकी उत्पत्ति कहां हुई है, ब्रह्मा के चरणों से हुई है, पैलों तलवों से हुई है। ठीक है, अल-बिरूनी के अनुसार अंतिम जो वर्ण, जो वैश्य और जो शूद्र है, इनके बीच में अधिक अंतर नहीं था, लेकिन इन वर्णों के बीच विभिन्नता होने का भी यह एक साथ ही रहा करते थे, एक ही शहर एक ही गांव में रहते थे। यानी कि अल-बिरूनी ये बताते हैं कि अंतिम का जो दो वर्ण थे, वैश्य और शूद्र, इनके बीच में अधिक ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन इन वर्णों के बीच में विभिन्नता होने पर भी ये क्या थे, एक ही शहर एक ही गांव में रहा करते थे, निवास करते थे और समान घरों में रहा करते थे। समान एक जैसे घर बने रहते थे, ईंटे के, मिट्टी के, जिसके बने हो। ठीक है, जिसकी जो हैसियत अपने अकॉर्डिंग बनवाता था और उसमें निवास करता था। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज का इनकी लेसन 5 जो है हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यानी कि 2 लेक्चर वीडियो में हमारा लेसन 5 जो कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखो फ्रेंड्स, अगर कहीं डाउट हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका डाउट को क्लियर कर दूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि आने वाली जितनी न्यू वीडियोज है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि न्यू अपडेट जो भी आए वो आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।